अध्याय ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का अध्ययन करेंगे। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी को हुआ। इनकी मृत्यु सन 1997 ईस्वी को हुई। धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश जो उपन्यास, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत इनके काव्य हैं। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह। अंधा युग इनका पद्य नाटक है। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पश्यंती इनके निबंध संग्रह है। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता। अब इसके अंतर्गत आप देखिए, प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वहाँ स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। अब इसके अंतर्गत लेखक ने क्या बताया है कि इसके अंतर्गत लेखक ने कहा है कि ये निबंध जो है वो कौसानी के पर्वतीय सौंदर्य का इसमें सुंदर वर्णन किया है और यह एक यात्रा वृतांत है। इसका सार जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले इस पर ठेले पर बर्फ का हिमालय के बारे में बताया है, फिर कौसानी की यात्रा बताई है, उसके बाद कौसानी की जो सुरम्य छटा है उसका वर्णन किया है, फिर इसके अंतर्गत हिमालय श्रृंखला के दर्शन का वर्णन किया है। अगला हिमालय को देखकर जो भावुकता होती है उसके बारे में लेखक ने बताया है। अब हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सीले लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। यानी एक ठेला था, उस पर बर्फ की जब सिलाएं देखी तो मेरे मन में यह शीर्षक अपने आप आ गया कि ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है। और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, तो भी गुंजाइश है इस बर्फ को डांटे
उतर आओ। कहने का अभिप्राय ये है कि लेखक इसमें कहना चाहता है कि मैंने आपको एक शीर्षक दे दिया है, आप चाहो तो इस पर कुछ पंक्तियां लिखकर अपनी लेखन का जो प्रदर्शन है वो कर सकते हो। उसी शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई थी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उसके मन को खरोच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। यानी लेखक जो है वो अपनी पुरानी यादों को फिर ताज़ा कर रहा है और उसे हिमालय की याद आ रही है। आगे वो ये कहता है, सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोशी, यानी कौशानी जब गए तो नैनीताल से रानीखेत गए, रानीखेत से मजकाली होते हुए वो कोशी पहुँचे। कोशी में एक सड़क अल्मोड़े चले जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, क्योंकि रास्ता इतना खराब था और ड्राइवर भी लापरवाह था। उसने जैसे भी आया बस को चलाया तो सभी के चेहरे जो है वो पीले पड़ गए। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम 2 थे, वहाँ उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने के टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। यानी हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुके थे। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान है वो काफूर हो जाया करती थी। मतलब वो इतने प्रसन्न बदन थे, कभी थकते नहीं थे। हम भी उन्हें देखते तो हमारी थकान गायब हो जाती। पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? यानी एक व्यक्ति और था। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनोकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़ कर शुक्ल जी ने कहा। यानी उसको जानने की जो जिज्ञासा थी उसका भाव मेरे चेहरे पर आ गया और शुक्ल जी वो समझ गए। तो शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार है सेन, अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। इतना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। यानी वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार के कार्य करता है, ये जब हम आगे चले तब हमारे सामने आए। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। यानी पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया। सुडौल पत्थरों पर कल-कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। यानी सोमेश्वर की जो घाटी है वो कितनी सुंदर है।
हरी भरी एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, निर्जन जहाँ पे कोई नहीं रहता हो, एकदम सुनसान, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था, यानी मन को अच्छा लगने वाला था, और उस थकावट के बाद उसका सुहावना हमपन जो है हमें भी तंद्रालस बना रहा था। पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कौसी से 18 मील चले आए हैं। कौसानी सिर्फ 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था, स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और जो जो कौसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में जो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। फिर उसके बाद लेखक कहते हैं, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग, यानी हमें ऐसा लगा कि हम तो ठग लिए गए हैं। कितना खिन्न था मैं, यानी मन उदास सा था। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति का स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कलियूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष भी तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी है घाटी। हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं, काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार, और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेले की लड़ियों सी नदियाँ। मन में वैसाखा यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट कुछ आंखों से लगा लूँ, यानी वह जो दृश्य था वो लेखक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए। इतना सुकुमार, मतलब सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। यानी वह धरती भी इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था कि हमें इस पर चलने से पहले अपने जूतों को उतार लेना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया, और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा, आश्चर्य करने वाला। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में कौन चीज़ है जो अटल है, यानी जब बादल छंटने लगे तो एक चीज़ दिखाई दी जो कि अटल है। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद, न रूखहला, न हल्का नीला, पर तीनों को आभास देता हुआ। यह क्या, बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा उत्पन्न हुआ मन के अंतर्गत कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है।
किन बादलों ने इसे ढक रखा है? वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ वह देखो। यानी मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि चीख मेरे मुंह से निकली और मैंने कहा वहाँ बर्फ है, देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। यानी जो ही उन्होंने देखा वह अचानक ही छिप गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया हो। यानी ऐसा लगा कि वह छोटा सा शिखर है और उसको अंदर खींच लिया है। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर न पड़े। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खिड़की है और उससे झांक रहा है कि वह गिर नहीं जाए, इसलिए उसे अंदर खींच लिया। आगे लेखक कह रहे हैं, पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छंट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा निरावृत, असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कौसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान सामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। यानी आप बड़े खुशकिस्मत हैं। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। यानी 14 जो टूरिस्ट थे घूमने वाले, वो एक सप्ताह यहाँ रहे, लेकिन उनको बर्फ दिखाई नहीं दी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं और आपके तो आते ही लग रहा है कि शायद पूरी अच्छी तरीके से ये दिखाई दे जाएगी। हम लोगों ने सामान रख दिया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एक तक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी, मतलब ढकी जा रही थी उन पर, और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। यानी यह पीड़ा क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा निवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। यानी जो भी मन के भाव थे, नाराज होने वाले, दुखी होने वाले, वो एकदम नष्ट हो गए थे, क्योंकि पुराने साधकों ने दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी पुरानी है यह हिमराशि। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, यानी एटर्नल स्नो। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर हू हू करते हुए बहते रहे हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियाँ गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छीन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो
जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हो। यानी जो भी वो खूबसूरत क्षमा लोगों ने देखा, वो अपने अंतर मन में व्याप्त करने के लिए जितने लोग थे वह चुपचाप थे। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत, जैसे हिम सो रहा है। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया? इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति हाय, एक शब्द भी तो नहीं जानता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रही है। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। यानी वो यह कह रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हिमालय मुझे कह रहा है कि तुम में भी हिम्मत है, तुम भी कुछ करके दिखा सकते हो। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई, यानी आलस्य में जो नींद होती है वो, और हम सक्रिय उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हमें छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन। बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो बंडर स्ट्रक है, यानी तूफानी है कि यह भगवान का क्या क्या करतूत है इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा, नए तरीके से। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग शिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम भी शिर का बल हिमालय देखता है। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती नदी बहती है। गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीड़ा उठता है, मतलब मन उसका दुखी होता है। लेखक बता रहा है, कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती है और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लगकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। इसी ऐसे ही क्षण में, ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कबहू कहो यहीं रहनी रहूँगा। यानी मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु आऊँगा, मैं फिर लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रखता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। यानी इसके अंतर्गत लेखक ने अंतिम पंक्तियों में यह बताया है कि हिमालय की सुंदरता को देखकर उसके मन में भावुकता जाग उठी और आज भी वह मन में दुख उत्पन्न कर देती है कि मैं हिमालय से दूर हूँ। तो ये कहता है कि हिमालय पर ही मेरा आवास है और मेरा मन वहीं रहता है, वहीं उसको अच्छा लगता है। तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं वहाँ आ जाऊँ। और अब मेरा मन ये कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, यानी अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके अंतर्गत लेखक ने कौसानी के पर्वतीय सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। इसको जब आप एक एक लाइन को, शीर्षक को समझकर पढ़ोगे
तो इस पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया है यह बखूबी आपके समझ में आ जाएगा, और इसको जब आप ढंग से पढ़ोगे तो अपने समस्त प्रश्नों के जो हल हैं, जो उत्तर हैं, आप स्वयं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि आपने इस पाठ को पढ़ने में अपनी पूरी एकाग्रता और अपना मन लगाया है, जिसके कारण आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। कल हम अपने 15वें अध्याय तौलिए उपेंद्रनाथ अष्ट के साथ फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए।